हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 15 अक्टूबर को। तो आज के इस क्लास में हम लोग आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, Why is NAND गेट कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट? NAND गेट का यूनिवर्सल गेट होने का क्या कारण है? यह सभी बेसिक गेट्स को बना सकता है। बी है यह सबसे सरल गेट है। सी है इसकी सबसे कम इनपुट लाइनें हैं। डी है यह सबसे तेज गेट है। तो NAND गेट का यूनिवर्सल गेट होने का क्या कारण है? यह सभी बेसिक गेट्स को बना सकता है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि XOR गेट का आउटपुट एक होता है जब सभी इनपुट एक हों, सभी इनपुट जीरो हों, इनपुट अलग अलग हों, इनपुट समान हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, XOR गेट का आउटपुट एक जब होता है इनपुट अलग अलग हों। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्नाक मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कर्नाक मैप के मैप? लॉजिक सर्किट का आकार बढ़ाना, बुलियन एक्सप्रेशन को सरल बनाना, गेट्स की संख्या बढ़ाना, सर्किट की गति कम करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, बुलियन एक्सप्रेशन को सरल बनाना। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है ROM, रीड ओनली मेमोरी में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, केवल लिखा जा सकता है, पढ़ा और लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है फुल एडर सर्किट हैज टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। फुल एडर सर्किट में इनपुट और आउटपुट की कुल संख्या होती है 2 इनपुट 1 आउटपुट, 3 इनपुट 2 आउटपुट, 4 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 1 आउटपुट। तो मेरे प्यारे बच्चों, फुल एडर सर्किट में इनपुट और आउटपुट की कुल संख्या होती है 3 इनपुट 2 आउटपुट। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी नंबर 1101 का डेसिमल मान है 12, 13, 14 या 15। तो बाइनरी नंबर 1101 का डेसिमल मान होता है 13। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। NOR गेट का आउटपुट एक होता है जब कोई भी इनपुट एक हो, सभी इनपुट एक हो, सभी इनपुट जीरो हो, इनपुट अलग अलग हों। NOR गेट का आउटपुट एक जब होता है सभी इनपुट जीरो हों। तो भाई सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सातवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बुलियन अभिव्यक्ति A+AB बराबर है A+B, AB या AB। तो बुलियन अभिव्यक्ति A+AB बराबर है A+B। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवा क्वेश्चन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाफ सबट्रैक्टर में इनपुट और आउटपुट की संख्या होती है। हाफ सबट्रैक्टर हैज नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, एक इनपुट एक आउटपुट।
2 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट। हाफ सबट्रैक्टर में इनपुट और आउटपुट की संख्या होती है 2 इनपुट 2 आउटपुट। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा XNOR गेट का आउटपुट 1 होता है जब इनपुट अलग अलग हों, इनपुट समान हो, कोई इनपुट 1 हो, सभी इनपुट 0 हों। तो XNOR गेट का आउटपुट 1 होता है जब इनपुट समान हो। तो भाई 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाइनरी एडिशन 1011 प्लस 0110 का रिजल्ट है। तो इसका जो रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 10001। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 12वां क्वेश्चन है गाइस कि डी मॉर्गन का प्रमेय कहता है। तो डी मॉर्गन का प्रमेय क्या कहता है? A + B = AB। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल होते हैं? 8, 16, 32 या 64। 4 वेरिएबल के मैप हैज़ हाउ मैनी सेल्स? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 वेरिएबल के मैप्स में कुल 16 सेल होते हैं। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है। बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, 8, 10 या 16। तो मेरे प्यारे जो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है 2। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD में शामिल है केवल रोम, केवल रैम, PAL, PLA या EPGA, केवल माइक्रो प्रोसेसर। तो मेरे प्यारे जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD में शामिल है PAL, PLA, EPGA। तो भाई 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों की मोटाई, प्लेटों के पदार्थ। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? प्लेटों के क्षेत्रफल। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा का SI मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है किसी कुंडली का स्व प्रेरक तत्व जो है ये निर्भर करता है कुंडली में फेरों की संख्या, धारा का परिमाण, आपूर्ति वोल्टेज या तापमान। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी कुंडली का स्व प्रेरक निर्भर करता है कुंडली में फेरों की संख्या। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, वाट, किलोवाट घंटा, वोल्ट, एम्पियर। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई, अनुप्रस्थ, काट, क्षेत्रफल और पदार्थ। केवल लंबाई, केवल तापमान, केवल पदार्थ। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई, अनुप्रस्थ, काट, क्षेत्रफल और पदार्थ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है एम्पियर, ओम, वोल्ट या वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेगा। करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक उद्देश्य है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज वोल्टेज बढ़ाना, धारा मापना, शक्ति बढ़ाना, आवृत्ति बदलना। तो मेरे प्यारे जो करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक उद्देश्य धारा मापना,
तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेगर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध या शक्ति? तो मेगर का उपयोग जो है ना प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि टैक्स सर्किट में अनुनाद पर प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, बी प्रतिबाधा अधिकतम होती है, सी धारा न्यूनतम होती है, डी शक्ति गुणांक शून्य होता है। तो टैग सर्किट में अनुनाद पर प्रतिबाधा अधिकतम होती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वयं आरंभिक नहीं होती क्योंकि इसका घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, इसकी गति घूर्णन होती है, इसकी गति अधिक होती है, इसका बड़ा घूर्ण कम होता है, इसकी दक्षता कम होती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वयं आरंभिक नहीं होती क्योंकि इसका घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र नहीं होती। तो भाई 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध है। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध है VL बराबर √3 VPH। तो भाई 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है अर्थ फॉल्ट डिटेक्टर का कार्य सिद्धांत है धारा संतुलन, वोल्टेज संतुलन, शक्ति संतुलन, प्रतिबाधा संतुलन। तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थ फॉल्ट डिटेक्टर का कार्य सिद्धांत है धारा संतुलन। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है CRO कैथोड रे आइसोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए उपयोग होता है, इलेक्ट्रोड, चुंबक, लेंस या प्रिज्म? CRO कैथोड रे आइसोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए उपयोग होता है, इलेक्ट्रोड। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है इन थर्मल पावर प्लांट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज। थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पानी, हवा या सूर्य? तो मेरे प्यारे बच्चों थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है कोयला। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान लगभग होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस। तो आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया था? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया गया था। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? बूलियन लॉजिक, क्वांटम सुपरपोजिशन और एंगलमेंट, न्यूरल नेटवर्क, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर? तो क्वांटम कंप्यूटर जो है ना क्वांटम सुपरपोजिशन और एंगलमेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है मदरबोर्ड के नॉर्थ ब्रिज का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नॉर्थ ब्रिज इन मदरबोर्ड? USB पोर्ट्स मैनेज करना, हाई स्पीड कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना, पावर सप्लाई कंट्रोल करना, ऑडियो प्रोसेसिंग? तो मेरे प्यारे जो मदरबोर्ड के नॉर्थ ब्रिज का प्राथमिक कार्य है हाई स्पीड कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, DDR4 रैम में DDR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मेरे प्यारे डबल डाटा रेट। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट क्या करता है?
व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट डू इन विंडोज़? टास्क मैनेजर खोलता है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलता है, सिस्टम प्रॉपर्टीज खोलता है, रन डायलॉग खोलता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा टास्क मैनेजर खोलता है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग होता है? मैग्नेटिक मेमोरी, NAND फ्लैश मेमोरी, ड्रैम या रोम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी फ्लैश मेमोरी, NAND फ्लैश मेमोरी। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा और जिन बच्चों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें और चैनल के साथ में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस किस श्रेणी में आती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस जो है ना ये इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। तो भाई 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी की आर्किटेक्चर किस पर आधारित है? मोनोलिथिक कर्नेल, हाइब्रिड कर्नेल, माइक्रो कर्नेल या एक्सो कर्नेल? तो विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी की आर्किटेक्चर किस पर आधारित है? हाइब्रिड कर्नेल। तो भाई 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि पॉलीमॉर्फिक वायरस की विशेषता क्या है? यह स्वयं को बदल लेता है, यह तेजी से फैलता है, यह हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है, यह नेटवर्क के माध्यम से फैलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पॉलीमॉर्फिक वायरस की विशेषता क्या है? यह स्वयं को बदल लेता है। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फर्मवेयर किसका संयोजन है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, रैम और रोम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस? तो फर्मवेयर किसका संयोजन है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ? SSI, MSI, LSI या VLSI? तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। RAID 5 में डेटा स्टोरेज की क्या विशेषता है? स्ट्राइपिंग विद, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, मिररिंग, स्ट्राइपिंग या डुप्लीकेशन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज बायोमेट्रिक डिवाइस? बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो मेरे प्यारे बच्चों बायोमेट्रिक डिवाइस जो है ना ये इनपुट डिवाइस है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विंडोज 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर क्या प्रदान करता है? मल्टीपल वर्क स्पेस, वर्चुअल मेमोरी, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज? तो विंडोज 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर क्या प्रदान करता है? मल्टीपल वर्क स्पेस। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्म और ट्रोजन हॉर्स में मुख्य अंतर क्या है? वर्म स्वयं फैलता है, ट्रोजन उपयोगकर्ता द्वारा एक्टिवेट होता है। वी है वर्म हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। सी है ट्रोजन नेटवर्क के माध्यम से फैलता है। डी है वर्म डेटा चोरी करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वर्म स्वयं फैलता है, ट्रोजन उपयोगकर्ता द्वारा एक्टिवेट होता है। तो 45 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि TCP के 3 वे हैंडशेक प्रक्रिया के दौरान SYN और ACK फ्लैग्स का क्या क्रम होता है? इसका जो क्रम होता है मेरे प्यारे बच्चों SYN, ACK और ACK। तो 46 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक सर्वर जो एक मशीन पर एक ही मशीन पर कई सेवाएं चला रहा है, क्लाइंट कनेक्शनों को विभेदित करने के लिए किसका उपयोग करता है? स्रोत आईपी पता, स्रोत मैक एड्रेस, गंतव्य पोर्ट नंबर, अनुक्रम संख्या। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गंतव्य पोर्ट नंबर। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, टीसीपी कंजेक्शन नियंत्रण में जब कंजेशन विंडो CWND धीमी शुरुआत सीमा से अधिक हो जाती है तो एल्गोरिदम किस चरण में प्रवेश करता है? धीमी शुरुआत, कंजेशन से बचाव, तीव्र पुनः प्रसारण, तीव्र पुनः प्राप्ति। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कंजेशन से बचाव। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर 2 पर कार्य करने वाला नेटवर्क डिवाइस कौन सा है? हब, राउटर, स्विच या रिपीटर? OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर 2 पर कार्य करने वाला नेटवर्क डिवाइस जो है ये है स्विच। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी जहां प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी? तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर 3 मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? भौतिक डेटा ट्रांसमिशन, लॉजिकल एड्रेसिंग और पथ डिटर्मिनेशन, एंड टू एंड कनेक्शन कंट्रोल, डेटा इनकोडिंग और इंक्रिप्शन। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर लॉजिकल एड्रेसिंग और पाथ डिटर्मिनेशन। तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि IPv4 और IPv6 के बीच मुख्य अंतर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? तो इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है? IPv4 32 बिट एड्रेस का उपयोग करता है जबकि IPv6 128 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा, वीडियो को बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विंडोज में गॉड मोड क्या है? तो विंडोज में गॉड मोड क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। व्हाट इज गॉड मोड इन विंडोज? इसका मतलब है एक फोल्डर जो कंट्रोल पैनल के लगभग सभी सेटिंग्स को एक ही जगह एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो भाई 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, MS वर्ड में मेल मर्ज की मुख्य डॉक्यूमेंट्स फाइल किस प्रकार की होती है? इन MS वर्ड व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज द मेन डॉक्यूमेंट्स इन ए मेल मर्ज? एक्सेस वर्कबुक, डेटा सोर्स, वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें फिक्स्ड टेक्स्ट और मर्ज फील्ड्स होते हैं, एक्सेस डेटाबेस। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं वह डॉक्यूमेंट जिसमें फिक्स्ड टेक्स्ट और मर्ज फील्ड्स होते हैं। तो भाई 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी शर्त के आधार पर योग करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों SUMIF। तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा MS एक्सेल में सूत्र में संदर्भ की परम और सापेक्ष संदर्भ शैली को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डॉलर का। तो भाई 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में मैक्रो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्राफिक्स और चार्ट बनाना, टेम्पलेट्स को स्टोर करना, कार्यों को स्वचालित करने के लिए निर्देशों का एक सेट रिकॉर्ड करना, डेटाबेस क्वेरी चलाना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में मैक्रो का प्रमुख उद्देश्य होता है
कार्यों को स्वचालित करने के लिए निर्देशों का एक सेट रिकॉर्ड करना। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया यानी कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में रैम में लोड करता है। बी कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। सी यूजर लॉगिन के लिए पासवर्ड की जांच करता है। डी डिवाइस ड्राइवरों को इनिशियलाइज करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना। बी है सिस्टम की स्टार्टअप प्रक्रिया को प्रारंभ करना और हार्डवेयर को इनिलाइज करना। सी है इंटरनेट से कनेक्ट करना होना। डी है फाइलों को संपीड़ित। सिस्टम को स्टार्टअप प्रक्रिया को प्रारंभ करना और हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 60। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका हिस्सा होता है। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेरे प्यारे जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का हिस्सा होता है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है जब इसका विस्थापन आयाम का आधा होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। 1:4, 1:2, 3:4, 1:1। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो अनुपात होता है 3:4। तो भाई 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r का एक ठोस सिलेंडर ऊंचाई h के अनंत तल से लुढ़कता है यदि इसका वेग तल के आधार पर v है और तो v² का मान क्या होगा g गुरुत्वीय त्वरण में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 4/4/3 GH। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी पिंड पर कार्य करने वाला असंतुलित बल हमेशा न्यूटन के किस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी गुरुत्वाकर्षण का दूसरा नियम। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बर्नौली का समीकरण निम्नलिखित में से किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा या आवेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। बर्नौली का समीकरण जो है ना ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो भाई 65वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लोलक घड़ी जो 20 डिग्री सेल्सियस पर सही समय बताती है को 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ले जाया जाता है तो घड़ी होगी धीमी, तेज, सही या रुक जाएगी। धीमी हो जाएगी। तो भाई 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का गणितीय व्यंजक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार लगा लीजिए। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चंस। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कार्नो इंजन यानी कि कार्नोट इंजन 327 डिग्री सेल्सियस और
27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इसकी दक्षता क्या होगी? 100%, 75%, 50% या 25%? तो इसकी जो दक्षता होगी 50% होगी। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तापीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन के संदर्भ में किसी आदर्श काले पिंड ब्लैक बॉडी के लिए उत्सर्जन क्षमता किस नियम के द्वारा दी जाती है? वीन का विस्थापन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। तो बस 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर या ध्रुव पर? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है ना वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन बच्चों ने अगर क्लास को अगर लाइक नहीं किया या फिर आप लाइक करना भूल गए हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या, एक स्प्रिंग से जुड़ा एक कण ऊर्ध्वाधर दोलन कर रहा है, दोलन की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? केवल स्प्रिंग नियतांक, केवल द्रव्यमान, स्प्रिंग नियतांक और द्रव्यमान दोनों, गुरुत्वाकर्षण? तो ये निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों स्प्रिंग नियतांक और द्रव्यमान दोनों। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी तरल की श्यानता बढ़ जाती है तो उस तरल में गिरती एक गोली की टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच एक अतिरिक्त उत्तल लेंस? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच एक अतिरिक्त उत्तल लेंस। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु 10 m/s के वेग से चल रही है, अचानक यह 3 टुकड़ों में फट जाती है जिनके द्रव्यमान 1:2:3 के अनुपात में है। सबसे बड़े टुकड़े का वेग 20 m/s है। विस्फोट के बाद कुल संवेग की दिशा क्या होगी? मूल गति की दिशा में, मूल गति के विपरीत दिशा में, शून्य या लंबवत दिशा में? ये होगी मूल गति की दिशा में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गैस अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कणों की गति आवश्यक नहीं है कौन सी है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं विकिरण। तो भाई 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ का जंक्शन नियम निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा, आवेश, संवेग, कोणीय संवेग? तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का जंक्शन नियम जो है ना ये आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। तो भाई 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आदर्श प्रेरक इंडिकेटर में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का परिणाम किसके परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स या प्रतिरोध? चुंबकीय फ्लक्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच के प्रिज्म से प्रवेश करता है तो कौन सी भौतिक घटना अपवर्तनांक के कारण होती है? विकिरण, विपर्तन, विसारण या परावर्तन और अपवर्तन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी परावर्तन और अपवर्तन। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हाइगेस का सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी व्याख्या करने में उपयोगी है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत,
तरंग की गति और तरंगों का व्यवहार, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तरंग की गति और तरंगों का व्यवहार, तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा बढ़ जाती है, बी है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, सी है कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में कोणीय संवेग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निर्वात में प्रकाश की गति कैसी होती है? सभी प्रक्षेपणों के लिए स्थिर, पर्यवेक्षक की गति पर निर्भर करती है, स्रोत की गति पर निर्भर करती है, समय के साथ बदलती रहती है। सभी प्रक्षेपणों के लिए स्थिर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 83 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक धारावाही परिनलिका में लोहा डाला जाता है तो उसका स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक संधारित्र और एक प्रेरक के श्रेणी संयोजन में अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत? न्यूनतम। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई किसके समानुपाती होती है? स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट चौड़ाई, प्रकाश की तरंग दर या स्क्रीन की चौड़ाई? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्रकाश की तरंग दर, तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि डी ब्रॉगली तरंग दर किसके व्युत्क्रमांकी होती है? ऊर्जा, संवेग, वेग या द्रव्यमान? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं संवेग, तो 87 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल किस दिशा में होता है? चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत, केवल वेग के समानांतर, केवल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर? तो एक गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल किस दिशा में होता है? चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस का आकार लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 10 की पावर -15 m। तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तरंग दर, आवृत्ति, वेग या तीव्रता? आवृत्ति। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग आईवी से रिलेटेड भी देख लीजिए, हो सकता है कि आईवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हो सकता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है? रॉ, आईबी, सीबीआई या एनआईए? तो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी जो है यह है आईबी। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1987, 1965, 1901? इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जो स्थापना है ना 1887 ईस्वी में हुई थी। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईबी लोकेटेड? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? तो आईबी का जो मुख्यालय है ना मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द आईबी फंक्शन? आईबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय?
तो मेरे प्यारे बच्चों आईबी जो है ना ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? आईबी, रॉ, आईएएस, आईपीएस। तो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी जो है ये है रॉ। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय गुप्तचर समिति जेआईसी और आईबी के पहले प्रमुख कौन थे? रामनाथ कोविंद, हिरवालिया, टीजी संजीव पिल्लई, सैम मोनेकशा। तो केंद्रीय गुप्तचर समिति जेआईसी और आईबी के प्रमुख कौन थे? टीजी संजीव पिल्लई। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस वर्ष में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का गठन हुआ जिसने आईबी की विदेशी खुफिया जिम्मेदारियां ली? 1947, 1968, 1980, 2001। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 1968। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द हेड ऑफ द आईबी कॉल्ड? आईबी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या निर्देशक? तो मेरे प्यारे जो आईबी के प्रमुख को निर्देशक कहा जाता है। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। आईबी का प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ द आईबी? विदेशी राजनीति, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी रोधी, अंतरिक्ष अनुसंधान, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आईबी का प्राथमिक आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी रोधी। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या आईबी एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है? नहीं, यह खुफिया एजेंसी है। यह गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने की शक्ति के बिना जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।